हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप जो है वो प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को साथ साथ में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी प्रीलिम्स का कोई एग्जैक्ट डेट कंफर्म नहीं हुआ है। तो बेहतर यही होगा कि अब प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ साथ में पढ़ें, और जैसे ही कोई आयोग के तरफ से कंफर्म डेट अनाउंस होती है तो फिर कंप्लीटली प्रीलिम्स की तरफ फोकस कर दिया जाएगा। तो चलिए, मैं कुछ कुछ डाउट्स जो होते हैं वो कैंडिडेट के होते हैं कि एक बेसिक आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए। तो आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि आंसर राइटिंग स्किल जो है वो ओवरनाइट डेवलप नहीं होता है। तो इसके लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। और ये प्रैक्टिस कहाँ से आता है, तो आप प्रैक्टिस जो है वो सप्ताह में एक या सप्ताह में मैं बोलूँगी कि अगर आपको थोड़ा आइडिया है आंसर का तो आप जो है वो वीकली में दो दो से 3 दिन कम से कम भी तो 5-6 क्वेश्चन लिखें। और जिनको बिल्कुल भी आंसर लिखने का आइडिया नहीं है तो वो कोशिश करें कि डेली जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन के आंसर लिखें। तो इससे क्या होगा कि एक तो एक रफ आइडिया हो जाता है कि कैसे आंसर लिखा जाता है, क्या कैसे क्वेश्चंस को समझा जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट फेस करते हैं वो मेनली ये होता है कि क्वेश्चन को डिकोड करना, क्योंकि क्वेश्चन कभी पूछता कुछ और है और लिख कुछ और देते हैं। तो ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिस से ही कम होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आंसर राइटिंग में मैटर करता है कि आप क्वेश्चन को डिकोड कैसे करते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा है वो आप समझ रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि आप कुछ और पूछ रहे हैं और आप लिख कुछ और रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन पूछा है कि इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, कि एल नीनो का आप जो है वो इम्पैक्ट बताइए इंडियन एग्रीकल्चर पे, और आप जो है वो सारे चीज़ एल नीनो के बारे में बस लिख दिए और जो इम्पैक्ट है वो आप लिखे ही नहीं। तो मेन जो क्वेश्चन का डिमांड है वो इम्पैक्ट है, तो आपको इम्पैक्ट को वेटेज देना पड़ेगा, ना कि एल नीनो क्या है उस पर। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आप ग्रेजुअली सीखते हैं जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं। तो मैं एक आपको इस वीडियो में बेसिक स्किल बता दूंगी कि कैसे एक आंसर आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक आंसर, जो भी कोई भी क्वेश्चन हो तो उस आंसर में 3 चीज़ें होती हैं। आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तो इंट्रो होता है, दूसरी बॉडी होती है और तीसरा जो होता है वो कंक्लूजन होता है। तो इसका वेटेज होता है कि अगर आप इंट्रो लिख रहे हैं तो आप इसको वेटेज जो है वो 10 से 15% दीजिए, और जो कंक्लूज़न है उसको 10 या 15% दीजिए, और बाकी जो मेन फोकस रहता है वो बॉडी पे रहता है। बॉडी पे कम से कम भी तो आपको 80% वेटेज देना पड़ता है आपके आंसर में। तो ये तीनों चीज़ जो है वो आपके आंसर में होना चाहिए। अगर आपने इंट्रो नहीं लिख करके डायरेक्ट अगर आप बॉडी पे स्विच करते हैं तो ऐसा मतलब बहुत ही रैंडम अपीयर होता है, बहुत ही रैंडम लगता है वो आंसर। और एक स्टार्टिंग ही बहुत अगर रैंडम हो तो पढ़ने में आंसर जो है वो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए हर एक आंसर में इंट्रो और कंक्लूज़न ये दोनों ही मैंडेटरी है, इंट्रो प्लस प्लस कंक्लूज़न। क्योंकि अगर आप अपने आंसर में कंक्लूज़न भी नहीं लिखेंगे तो आप अपने आंसर को फाइनल टच नहीं दे पाएंगे। तो ये फाइनल टच भी अपने आंसर में देना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, ये तो हुआ आंसर स्ट्रक्चर की बात कि आपके आंसर में क्या क्या होना चाहिए। तो इंट्रो, बॉडी और कंक्लूज़न ये तीनों ही जो है वो मैंडेटरी। अच्छा, अब दूसरा जो एस्पेक्ट आंसर राइटिंग में आता है वो होता है कि आप अपने आंसर को इनरीच कर रहे हैं या नहीं। आपने बस ऐसा तो नहीं कि बस इंट्रो, बॉडी, कंक्लूज़न ऐसा लिख के निकल गया। तो ये तो हर एक बच्चे लिखेंगे। तो आप अपने आंसर को बाकियों से अलग कैसे बना सकते हैं, तो बाकियों से अलग बनाने के लिए जो आपके आंसर में जो रिक्वायरमेंट होगा वो यही होगा कि आपके जो आंसर हैं उसको आपको इनरीच करना पड़ेगा। तो आप इनरीच कैसे करेंगे, या तो आप फैक्ट डालिए, डेटा डालिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट डालिए अगर क्वेश्चन गवर्नर से रिलेटेड हो, या फिर फेडरलिज्म से रिलेटेड हो, या फिर प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो, इलेक्शन से रिलेटेड हो। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट हैं वो आप कोट करिए। उसके बाद अगर पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आर्टिकल इम्पॉर्टेंट होता है ऐड करना।
रिपोर्ट्स होते हैं, कमिटीज़ के रिपोर्ट्स होती हैं, वो सब ऐड करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो उससे क्या होता है कि आपके आंसर जो है वो क्वालिटी में इनरीच होते हैं। उसी तरह से जैसे अगर मान लिया जाए ज्योग्राफी के आंसर हैं, तो ज्योग्राफी के आंसर में ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप अपने ज्योग्राफी के आंसर में मैप को बहुत मतलब इंट्रोड्यूस करें ही, जहाँ ज़रूरत है मैप को ज़रूर से ज़रूर इंट्रोड्यूस करना होता है। तो इससे क्या होता है ना कि आपके आंसर जो है वो इन रीच होते हैं। तो फैक्ट्स, डेटा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, रिपोर्ट्स, एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए अगर क्वेश्चन जो है वो एसडीजी पे रिलेटेड है, या फिर क्वेश्चन जो है वो पोवर्टी पे रिलेटेड है, या हंगर पे रिलेटेड है, तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं इन सब से रिलेटेड जो आप आंसर में अपने कोट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके आंसर की क्वालिटी जो है वो इन्हांस हो जाएगी। अब ये तो है इनरिचमेंट की बात। अब आप सब चीज़ आपको आता है और अगर आपने अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट नहीं किया है तो फिर सारी चीज़ जो है वो फिर सबके ऊपर पानी फिर जाता है। तो प्रेजेंटेशन जो है वो इक्वली मैटर करता है जब भी आप आंसर लिख रहे हो। तो आप अपने प्रेजेंटेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपके क्वेश्चन जो हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो उसमें मैप जो होता है वो मैंडेटरी होता है। उससे क्या होता है कि आंसर थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगने लगता है। फिर फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप्स, इससे क्या होता है कि आंसर की क्वालिटी जो है, या फिर एक जो होता है ना वो मोनोटोनस नहीं लगता पढ़ने में। जैसे पैराग्राफ 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 पढ़ते पढ़ते ना इंसान जो है वो थोड़ा सा बोर टाइप का होता है। तो बीच में अगर आपने कुछ फ्लो चार्ट बना दिया, कुछ डायग्राम बना दिया, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है और फिर पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो ये तो चीज़ें हो गई कि जब भी आप आंसर अपने लिखें तो आंसर जो है वो ये सब चीज़ को फॉलो आपके आंसर को करना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि आंसर जो है वो कैसे, मतलब पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है या फिर पैराग्राफ में लिखना है। तो पैराग्राफ में अगर आप आंसर लिखते हैं तो इसके ना कुछ खामियां होती हैं। रीज़न ये है कि आप ना आपके पास टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत ही कम होता है। पेन भी नहीं रुकना होता है एग्ज़ाम अगर आप मेंस का लिख रहे हैं। अगर आपने पेन रोक दिया तो पेन अगर रुका ना तो सिलेक्शन आपका रुक जाएगा। ये होता है मेंस में। और दिमाग के पास में भी उतना टाइम नहीं होता है कि आप जो है वो कुछ सोच सकें। तो अगर आप पैराग्राफ लिखेंगे ना तो जो भी क्वालिटेटिव पॉइंट, जो क्वालिटी पॉइंट्स होते हैं ना वो आप मिस कर देंगे, क्योंकि पैराग्राफ में आप लैंग्वेज बनाते बनाते लिखते जाएंगे तो उसमें जो होता है वो क्वालिटी पॉइंट जो होती है वो मिस हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो जीएस के आंसर में ये एडवाइजेबल होता है कि आप जो है वो टू द पॉइंट आंसर लिखें विथ एग्जाम्पल। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका जीएस के लिए माना जाता है। तो जो जीएस है उसमें पॉइंट्स प्रेफर करिए, और जो एसे होता है एसे में पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एसे में जो मैटर करता है वो आपके एसे का फ़्लो होता है। तो एसे में अगर आपके फ़्लो नहीं है, एसे में अगर फ़्लो मिसिंग है तो आपका एसे का क्वालिटी जो है वो बेकार माना जाएगा। तो फ़्लो मेंटेन करना एसे में ज़रूरी होता है, तो उसमें पैराग्राफ में लिखना प्रेफरेबल होता है। तो चलिए फ़िलहाल अभी हम जीएस की बात कर रहे हैं तो जीएस पे ही स्टिक रहते हैं। तो जीएस में पॉइंट वाइज में लिखिए, ज़्यादा बेहतर स्कोरिंग होता है और अच्छे से आप लिख भी पाते हैं। अब बीपीएससी मेंस में जो है वो दो दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो हर एक सेक्शन में आपको जो है वो 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो आपको जो है वो टाइम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा कि अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इसमें हम मैक्सिमम 5 मिनट दें, और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इसमें बहुत मैक्सिमम हुआ तो 17 मिनट्स। अगर इससे आप बियॉन्ड जाएंगे तो आपके बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही अपने एक नज़र अपने कॉपी पे और दूसरी नज़र जो है वो आपको घड़ी पे रखनी पड़ेगी, तभी आप जो है वो अपने आंसर को विद इन टाइम कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये कुछ तरीका है जिससे आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है जब भी आंसर मेंस के लिखने होते हैं।
तो चलिए, अब मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा देती हूँ। मेरे पास कुछ कॉपीज़ पड़ी हुई हैं, आप उसको देख कर के एक रफ़ आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे एक आंसर जो है वो वेल रिप्रेजेंटेड होता है। तो जस्ट अ सेकेंड। ये एक इंग्लिश मीडियम का कॉपी है। ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो इसमें इन्होंने किस तरह से फ़्लो चार्ट बनाया है, और कमिटीज़ के बारे में था तो कमिटीज़ के बारे में लिखा है, सिग्निफिकेंस क्या है वो भी लिखा है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताना मैं भूल गई, क्योंकि जब भी कोई शॉर्ट क्वेश्चंस होता है ना, तो कोशिश ये किया कीजिए कि आप जो है वो कम से कम 2 सब हेडिंग बनाएं अपने क्वेश्चन के। और अगर कोई लॉन्ग लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है, कोई चीज़ एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपको किसी के सिग्निफिकेंस लिखने हैं, चैलेंज लिखने हैं और इसके सॉल्यूशन लिखने हैं, तो ये तो यहाँ से 3 सब हेडिंग आप इजीली बना लेंगे। लेकिन अगर किसी में नहीं दे रखा है कि क्या सब हेडिंग होना चाहिए, तब आपको अपने क्वेश्चन से ही सब हेडिंग जो है वो निकालना पड़ेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में कोशिश करिए कि कम से कम भी 3 सब हेडिंग हो, 3 सब हेडिंग इन ईच आंसर। प्रत्येक आंसर में कोशिश करिए कि हम 3 सब हेडिंग डेवलप करें और उसके हिसाब से सारे हम उसमें पॉइंट्स लिखें। तो ये है, जैसे देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन था तो इन्होंने जो है वो 2 सब हेडिंग बनाया है। अगेन ये जो है वो इंडिया का फेडरल से रिलेटेड था, फेडरलिज्म से, तो किस तरह से इन्होंने आर्टिकल वगैरह भी इंट्रोड्यूस किया है, फैक्ट्स या जो एक्ट होते हैं ये सब भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अगेन ये जो है वो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड था, तो इन्होंने आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया है। तो ये जो है वो आर्टिकल वगैरह लिखने से ना आपके आंसर की क्वालिटी जो है वो इनरीच हो जाती है। कुछ कुछ फैक्ट्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। कमिटीज़ देखिए, कमिटीज़ की रिपोर्ट है तो ये भी कोट किया है इन्होंने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से ये क्वेश्चन है, तो ये किस तरह से आर्टिकल और जो भी डिमांड होगी क्वेश्चन की उस हिसाब से इन्होंने अपने आंसर को लिखा है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने जो है वो लिखा है। जैसे बिहार के असेंबली इलेक्शन से रिलेटेड हो गया, तो इसने जो है वो डेटा जैसे इंट्रोड्यूस किया है, ये आप देख रहे होंगे ईजिली। तो ये एक तरह से जैसे आपके आंसर जो है वो एक अच्छे आंसर आप इस तरह से ये पॉइंट्स फॉलो करके या ये अप्रोच आप फॉलो करके एक अच्छा आप आंसर लिख सकते हैं। मैं एक कॉपी आपको हिंदी मीडियम की भी दिखा देती हूँ। अगर कोई कैंडिडेट हिंदी मीडियम के होंगे तो उनको बायस फील नहीं होना चाहिए। तो ये डीआई है, पेपर 1 का है, तो ये डीआई के सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं डीआई भी कैसे वेल रिप्रेजेंटेड, एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लीन कॉपी है। तो कोशिश ये भी करना होता है कि आपकी कॉपीज़ जो है वो क्लीन हो, कहीं से भी ज़्यादा छीसा नहीं होना चाहिए। ओवर राइटिंग जितना कम हो सके वो आप करें। एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए, ये जो है वो इनका जो है वो आंसर है। पटना कलम से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसी के हिसाब से इन्होंने आंसर लिखा है। तो ये हो गया इनका इंट्रो पार्ट। ये बॉडी आ गया, यहाँ पे ये बॉडी स्टार्ट है। ये सारी चीज़ें जो है वो बॉडी में है कवर। देखिए किस तरह से इन्होंने जो है वो सब हेडिंग जो है वो डेवलप किया है। तो ये सारे सब हेडिंग के अंदर भी इन्होंने पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है। ये है प्रॉपर डायग्राम, कुछ मैप है। हालांकि कोशिश ये क्या कीजिएगा कि मैप को जो है वो विद इन द बॉक्स रखा जाए, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपके आंसर जो है वो अच्छे से दिखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको कुछ रेफरेंस के लिए मैंने आपके क्वेश्चन दिखाए कि जैसे किस तरह से इन्होंने इंट्रो, अगेन फिर सब हेडिंग डेवलप करके इन्होंने बॉडी लिखी है, और उसके बाद फिर फाइनली इन्होंने अपने आंसर को कंक्लूड किया है। ये रहा इनका कंक्लूज़न। एक सेकेंड, ये है कंक्लूज़न। तो हर एक आंसर में इंट्रो, बॉडी, कंक्लूज़न मैंडेटरी होता है। तो मैंने आपको कुछ कुछ कॉपीज़ दिखा दी हैं, इससे आपको थोड़ा एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, आपको अगर मेन वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल की कॉपी देखनी है तो ये कॉपी है, ये मेरी कॉपी है,
तो आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे कोशिश करी थी, हालांकि स्पीड वहाँ पे बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, तो क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे क्या मतलब कैसे वो प्रेजेंटेशन अपना जो है वो रखा था। तो ये कुछ कॉपीज़ है। जैसे यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से पूछा था, तो मैंने एडीआर के जो रिपोर्ट्स होते हैं तो उसका रेफरेंस दिया था यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा अगर आप एडीआर वगैरह के डेटा कोट करते हैं तो उससे थोड़ा सा पॉलिटी के आंसर में खास करके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। अगेन ये कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो फिर मैंने यहाँ पे काइंड ऑफ डायग्राम मैंने बना करके उसको आगे चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। ये कोलेजियम से रिलेटेड था, तो फिर मैंने कोलेजियम सिस्टम को एक बार ये ऐसे बता दिया, और अगेन फिर मैंने उसके जो भी क्रिटिसिज्म जो होते हैं वो फिर मैंने लिखे। तो आप देख रहे हैं कि हर एक मैंने कोशिश ये करी है कि जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको मैं अगर ये लिखा हुआ है तब तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप जो है वो 2 सब हेडिंग बना करके उसको आप लिख सकते हैं। तो इससे शॉर्ट शॉर्ट आंसर में थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। अगेन ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से था, तो मैंने इसको लिखा था। आप हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हैंडराइटिंग से थोड़ा सा क्या हो जाता है कि जब स्पीड रहता है ना तो क्वालिटी ऑफ हैंडराइटिंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, 22-23 क्वेश्चंस होते हैं ओवरऑल, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को मिला दे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है हैंडराइटिंग। ये गवर्नर से रिलेटेड था कि किस तरह से, जैसे सेंटर में अगर सरकार चेंज होती है तो फिर किस तरह से गवर्नर भी चेंज होती है। तो ये क्वेश्चन था, तो फिर मैंने इसको जैसे इंट्रो फॉलो किया, इंट्रो के बाद जैसे ये इंट्रो रहा मेरा, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बनाया है, उसके बाद फिर जो भी आर्टिकल वगैरह है वो मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इससे थोड़ा सा आंसर जो है वो वेल प्रेजेंटेबल भी लगता है। तो ये कुछ है मैंने आपको शेयर किया। मैं सोची कि इससे आपको, जो भी लोग जैसे जिनको आइडिया नहीं है कि आंसर कैसे लिखा जाता है, तो एक रफ़ आइडिया लेकर के आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो है डिस्क्रिशनरी पावर वगैरह मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो रेफरेंस लिया है, जो भी उस टाइम पे केसेस थे सुप्रीम कोर्ट के आए थे, जो भी जजमेंट थे। तो इससे क्या होता है, अगेन कमीशन के रिपोर्ट्स, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ आप करंट से भी वेल अवेयर हैं, अगर कोई आंसर को आप करंट से लिंक कर देते हैं, और अगर पास्ट की भी कोई रिपोर्ट है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा, अगर ये कॉपीज़ अगर आप चाहिए कि आपको रेफरेंस के लिए चाहिए कि आप इन कॉपीज़ को बाद में भी रेफ़र कर सकें, तो टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम का जो मैंने जो है वो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं ये कॉपीज़ जो है वो जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे देखिए ये ज्योग्राफी का सेक्शन आ गया, तो मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी के सेक्शन में इंडियन मानसून से रिलेटेड था, तो फिर मैंने यहाँ पे मैप वगैरह इंट्रोड्यूस किया है, और कोशिश करी है कि मैप को अच्छे से मैं लेबल कर पाऊँ। अगेन ये मैंने मैप इंट्रोड्यूस किया है और मैंने उसको लेबलिंग प्रॉपर किया है। तो जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो फिर मैंने देखिए एग्जाम्पल वगैरह भी कोट किया है, तो इससे थोड़ा सा क्वालिटी जो है वो इनरीच हो जाता है आंसर का। अगेन ये क्वेश्चन जो था मेजर टाइप ऑफ मिलेट्स, तो मैंने ये एरिया दिखा दिया कि कहाँ पे जो है वो मेजर सेंटर है मिलेट्स के लिए। अगेन ये क्वेश्चन था मिथिला मखाना मखाना से रिलेटेड, तो मैंने रश में डायग्राम बनाया, हालांकि उतना अच्छा तो नहीं बना है, बट फिर भी मैंने कोशिश करी, और अगेन मैंने यहाँ पे फैक्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है, तो इससे थोड़ा सा क्वालिटी जो है वो आंसर का अच्छा हो जाता है। अगेन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि रैंडम थे, तो बहुत अच्छे से तो नहीं लिख पाई थी मैं। जैसे अगेन ये माइंस, साउथ पेनिनसुलर इंडिया के माइंस से रिलेटेड था, माइंस एंड मिनरल से रिलेटेड था, तो मैंने यहाँ पे अगेन डायग्राम इंट्रोड्यूस किया था। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि ज़रूरत है वहाँ पे आप डायग्राम इंट्रोड्यूस करिए, फ्लो चार्ट बनाइए, क्योंकि जैसे क्या होता है ना कि ये फ्लो चार्ट और अगर आप डायग्राम बनाते हैं ना तो आपके जो टाइम है वो बचते हैं। लॉन्ग आंसर में टाइम नहीं मिलता है, ट्रस्ट मी। अगर आप रियल एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि मतलब आँख पलक झपकते टाइम निकल जाती है, एकदम टाइम नहीं मिलता है। तो कोशिश ये करिए कि जैसे इस तरह के डायग्राम से आपकी कॉपी भी थोड़ी भरी भरी लगे, और आंसर जो आप कहना मतलब टू द पॉइंट भी आप आंसर लिख पाएँ। अगेन ये जैसे क्वेश्चन था सोलर एनर्जी से रिलेटेड, तो मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा था कि जैसे ये स्टेटमेंट जो है वो
मिस्टर मोदी के द्वारा बहुत बारी यूज़ किया गया है कि सोलर एनर्जी जो है वो प्योर श्योर सिक्योर है। तो ये जैसे जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और इस तरह के आपको अगर कहीं स्टेटमेंट मिलता है तो आप कहीं उसको अलग से नोट डाउन कर लें। तो मैंने यहाँ पे जैसे कुछ फैक्ट है तो वो मैंने कोट किया था। मैंने पाई चार्ट बनाया था जो भी अभी इंडिया का क्या स्टेटस है सोलर एनर्जी के केस में। तो इससे क्या होगा कि आपकी क्वालिटी जो है वो आंसर की इन रीच हो जाएगी। स्कीम्स वगैरह को भी मेंशन करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो ये चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करिए अपने कॉपीज़ में, तो आपकी जो आंसर है वो थोड़ा इन्हांस हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है, किसी भी तरह का रिलेटेड टू आंसर राइटिंग, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है आंसर राइटिंग से रिलेटेड, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जो भी अपने डाउट है उसको आप लिखिए। मैं कोशिश करूँगी कि उसको अगले वीडियोस में जो है वो कवर कर दूँ। तो चलिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ते रहिए। आंसर आप लिखना शुरू करिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको अपने आंसर की कमी जो है वो महसूस नहीं होगी और इम्प्रूवमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो जब भी स्टार्ट करिए, मतलब कहते हैं ना कि टाइम इज़ ऑलवेज राइट टू स्टार्ट द राइट थिंग। तो आंसर राइटिंग जो है वो स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप प्रीलिम्स में कितना भी स्कोर कर ले, अगर आपका मेंस में अच्छा स्कोरिंग नहीं है तो आप जो है वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, आपको इंटरव्यू कॉल तक नहीं आएगा अगर आपका मेंस अच्छा नहीं है। तो आंसर राइटिंग शुरू करिए। तो फिर अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जो लोग जो है वो आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू।